ये दृश्य शायद आपको याद नहीं हो, क्योंकि इस घटना को 11 साल बीत चुके हैं। वो साल था 2013 का। जगह थी बिहार की राजधानी पटना और निशाने पर थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जो उस दिन पटना में पीएम मोदी की रैली में 5 बम धमाके हुए थे। साजिश ये रची गई थी कि बम विस्फोट करा के रैली में भगदड़ मचा दी जाए और नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले लिया जाए। और इस खतरनाक साजिश के पीछे था अतिवादी संगठन पीएफआई, जिसके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 4 साल तक जांच की है। और फिर जो सच सामने आया है वो बेहद घातक है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिसंबर 2020 में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के महासचिव के रऊफ शेरिफ की गिरफ्तारी की थी, जिसके बाद से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी लगातार जांच में जुटे हुए थे। उनकी जांच में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नेटवर्क और फंड के सोर्स सामने आ चुके हैं। इस जांच में सैकड़ों सदस्य, संदिग्ध दानदाता और 94 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली का खुलासा हुआ है। ये रकम और बढ़ सकती है, लेकिन अभी तक का जो खुलासा हुआ है वो 94 करोड़ का है। 4 साल की जांच के बाद जो ईडी ने डोजियर दाखिल किया, उससे पता चलता है कि पीएफआई के सैकड़ों सूचीबद्ध बिल्कुल कमिटेड मेंबर्स हैं और ये अपने संगठन के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। इसके साथ ही केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, जम्मू कश्मीर और मणिपुर में भी पीएफआई के कार्यालय मौजूद हैं। पीएफआई को 2022 में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया था, क्योंकि इसके सदस्य पीएम मोदी की हत्या की साजिश रचते हुए पाए गए थे, जिसकी वजह से पटना में बड़ा हादसा होते होते ही बचा था। इसकी वजह हमने पहले आपको दिखाए थे। पीएफआई के सदस्य सिंगापुर सहित 5 खाड़ी देशों में भी सक्रिय हैं। इस संगठन में कम से कम 13,000 सदस्य हैं। जांच से यही पता चला है कि कई अज्ञात दानदाताओं ने संगठन को वित्तीय मदद दी है, पैसे भेजे हैं। इसमें अधिकतर खाड़ी देशों के लोग हैं। ये लोग हवाला के जरिए पीएफआई को पैसे भेजते रहे हैं। पीएफआई ने ट्रस्ट और संबद्ध संस्थाओं के 29 बैंक खाते खोल रखे हैं, जिसमें नकदी जमा होती थी। पिछले कुछ साल में अलग अलग एजेंसियों ने इस संगठन के गतिविधियों से जुड़े होने के मामले में संदिग्ध चरित्र वाले 26 शीर्ष लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसको पीएफआई सो कॉल्ड पदाधिकारी बोलता था। जांच के दौरान केरल में एक आतंकी कैंप का पता चला है। ईडी ने दावा किया है कि यह संगठन दिल्ली दंगों, हाथरस में अशांति फैलाने और जुलाई 2022 में पीएम मोदी की जान लेने की कोशिश में शामिल था। ईडी ने यह भी दावा किया है कि इस संगठन की ओर से फिजिकल एजुकेशन की आड़ में युवाओं को विस्फोटक और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ईडी ने डोजियर में खुलासा किया है कि यह संगठन कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई में सक्रिय था। और जांच से पता चला है कि पीएफआई के वास्तविक उद्देश्य इसके संविधान में बताए गए उद्देश्यों से अलग है। पीएफआई के वास्तविक उद्देश्यों में जिहाद के माध्यम से भारत में एक इस्लामी आंदोलन को अंजाम देने के लिए एक संगठन का गठन करना शामिल है। ये बिल्कुल वैसा ही काम है जिसकी झलक आप बांग्लादेश में देख चुके हैं। बांग्लादेश में बिल्कुल ऐसे ही जमात इस्लामी ने अपने एक छात्र संगठन को आगे खड़ा किया और उसके पूरी सरकार ही पलट दी, पूरे देश को अराजकता में झोंक दिया। पीएफआई का मकसद भारत में बिल्कुल ऐसा ही करना था। ईडी ने बताया कि पीएफआई खुद को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में पेश करता है, लेकिन ये ऐसा है नहीं। पीएफआई विरोध के अहिंसक तरीकों का इस्तेमाल करने का दावा करता है, लेकिन सबूतों से पता चलता है कि पीएफआई द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विरोध के तरीके बेहद हिंसक और क्रूर प्रकृति के हैं। पीएफआई जैसे संगठन देश में गृहयुद्ध छेड़ने की साजिश में लगे हुए थे और इसके पीछे खाड़ी देशों में मौजूद जो मजहबी कट्टरपंथी हैं उनका एक बड़ा हाथ था। लेकिन अब पीएफआई का कच्चा चिट्ठा खुल चुका है और अब भारत में उनकी सरकार है, उनकी शपथ है कि मैं ये देश नहीं झुकने दूंगा। पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठनों को ये अब खैर नहीं है। जय हिंद, जय भारत।